this. या तो जो माइक्रोसॉफ्ट ने चेंजेस किए थे एक्सेल में 2007 में, सबसे बड़ा चेंज जो हुआ था कि 2007 से पहले डॉट एक्सएलएस एक कॉमन इंटीग्रेटेड एक्सटेंशन होता था एक्सेल के लिए, ठीक है। चाहे आप मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल चला रहे हो, चाहे आप एक नॉर्मल एक्सेल चला रहे हो, ठीक है। 2007 से उन्होंने अलग अलग कर दिया। डॉट एक्सेल एसएक्स अगर आप अभी देखोगे, एक्सेल का जो एक्सटेंशन आता है, नॉर्मल एक्सेल का जो एक्सटेंशन आता है डॉट एक्सेल एसएक्स 2007 के बाद से, तो दैट इज यूज्ड फॉर नॉर्मल डेटा। मतलब हम डेटा रख सकते हैं। सबसे पहला यूसेज जो हम एक्सेल में करते हैं, टैबुलर फॉर्मेट होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। सो टैबुलर फॉर्मेट होता है एक्सेल का, और वहां पे आप डेटा इजीली स्टोर कर सकते हो अपना डे टू डे कुछ भी। जरूरी नहीं है कि आप एनालिटिक्स के पार्ट हो तो ही आप एक्सेल यूज करो, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो अभी एक्सेल ओपन कर देता हूँ आपके लिए। आप चाहो तो सर्च मेनू होता है यहाँ पे एक्सेल लिखोगे तो वहां से भी आप एक्सेल ओपन कर सकते हो। अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना आइकन बना रखा है टास्क बार में, तो मैं डायरेक्टली वहां से ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यूसेज जो, जैसे मेरे पास अभी 2013 है, ठीक है, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है, तो उस वजह से एक्सेल भी 2013 चल रहा है मेरा, ठीक है। बट उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जैसा मैंने बोला कि 2007 के बाद सम मेजर टेक्निकल चेंजेस हुए थे। तो अभी जो हम यूज करते हैं डॉट एक्सएलएसएक्स वाला, वो जनरली डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप उसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा करके कुछ चेंजेस कर सकते हो। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट टेबल्स, जहाँ पे पिवट टेबल्स लगा करके स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली जो फर्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं एक्सेल के साथ, दैट इज टू स्टोर योर डेटा एंड डू सम स्टैटिस कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन हो गया, या आपको कुछ उसका फॉर्मेट चेंज करना है, वो फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। ये सारे एक्टिविटीज हम करते हैं डॉट एक्सएलएसएक्स वाला जो फॉर्मेट है उसमें। उसके बाद फिर एक और उन्होंने फॉर्मेट बनाया डॉट एक्सएलएसएम, विच इज मैक्रो इनेबल्ड, ठीक है। आप वीबीए वगैरह सुनते होगे आप। तो वीबीए का यूज होता है कि आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हो डॉट एक्सएलएसएक्स वाले फॉर्मेट में, ठीक है, चाहे आप फॉर्मूला लगा रहे हो, चाहे आप पिवट टेबल बना रहे हो, वट एवर द एक्टिविटी इज डे टू डे की आपकी जो भी एक्टिविटी है, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो वीबीए के कोड्स लिख करके। बट उसको स्टोर करने के लिए फिर आपको डॉट एक्सएल एस एम एक्सटेंशन होता है, मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक कहते हैं उसको, वो चाहिए होता है। तो ये है आपका एक्सेल ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है। तो ये टैबुलर फॉर्मेट होता है। तो एक्सेल एसएक्स के बारे में बात करी हमने, एक्सेल एसबी के बारे में बात करी, सॉरी एक्सेल एसएम के बारे में बात करी। और वो कहाँ दिखेगा आपको? जब आप फाइल सेव करने जाते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, दैट वी कॉल इट टैब्स। तो टैब्स में जो फाइल टैब है, अभी तो क्या है कि बुक वन जो है, इट्स अ डिफॉल्ट नेम, ठीक है। जब भी आप एक्सेल खोलोगे तो बुक वन करके वो नाम देता है। ये अभी सिस्टम में कहीं पे भी नहीं, सिर्फ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें फाइल को सिस्टम में सेव करना होगा। तो आप फाइल में जाते हो, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है। इन्फो में आपको दिखेगा कि फाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी है, अभी तो खैर हमने सेव ही नहीं करा है, बट एक बार आप सेव कर लोगे तो वो साइज दिखाने लगता है आपको, फिर किसने बनाया था, लास्ट मॉडिफाइड किया था, ठीक है, ये सारी चीजें दिखती हैं। फिर आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो वर्कबुक को, प्रोटेक्टिंग वर्कबुक पे हम आएंगे, ठीक है। न्यू अगर आप करते हो तो एक नया वर्कबुक खुलता है। काफी सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दे रखे हैं आपको। जैसे मंथली कंपनी बजट है, तो इसमें कुछ शीट्स बनी होंगी जिसमें पहले से कैलकुलेशंस होंगे मंथली बजट्स के। फिर एकेडमिक कैलेंडर है, तो इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी हैं। आप चाहो तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो। सेल्स इनवॉइस ट्रैकर है, अगर किसी का सेल्स का काम है या इनवॉइसिंग का काम है, ठीक है। वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट रखना चाहते हो तो उसका फॉर्मेट बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दीज टाइप ऑफ फॉर्मेट्स, या तो खुद से बना सकते हो, या फिर पहले से बने हुए उनको भी आप यूज कर सकते हो। ओपन इज बेसिकली यूज की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई फाइल है जो हमने ऑलरेडी बना रखी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेंट वर्कबुक्स में काफी सारे वर्कबुक्स मेरे बने हुए हैं ऑलरेडी। तो ये वर्कबुक्स मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी दिखाने के लिए। सेव, बेसिकली आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो अपने फाइल को? जैसे मेरे पास तीन ऑप्शन दिखा रहे हैं। वन ड्राइव इज बेसिकली क्लाउड, ठीक है। आजकल क्लाउड का काफी ज्यादा
चलन हो गया है कंपनीज में। पहले क्या था कि आप सिर्फ लोकल सिस्टम पे रखते थे। लोकल सिस्टम से अगर मेरे को आपको ट्रांसफर करना है तो मैं मेल करता था, ठीक है। लेकिन पर्सनल वन ड्राइव पे अगर आप रख रहे हो, ठीक है, पर्सनल वन ड्राइव है क्लाउड सिस्टम, क्लाउड सिस्टम पे अगर आप रख रहे हो, आप सिर्फ लिंक दे दो किसी को, वो डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, आपको मेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये नॉर्मल लोकल आपका कंप्यूटर है, ठीक है। और भी कोई ऑप्शन है आपके पास? जैसे क्लाउड में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, गूगल ड्राइव भी एक तरह का क्लाउड है, ठीक है। या आपने कोई और स्टोरेज यूनिट खरीद रखा है, एज्योर का भी स्टोरेज यूनिट आता है, ठीक है। तो आप कोई और स्टोरेज यूनिट यूज करते हो तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। देन सेव एंड सेव एज। तो बेसिकली जब आप सेव, सबसे पहली बार जब हम फाइल को सेव करते हैं वी कॉल इट अ सेव एज, ठीक है। सेव एज का मतलब है कि आप कभी इसका एड्रेस बताओगे, पोजीशन बताओगे, या फाइल फोल्डर बताओगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे इसको रखना है। सेव का मतलब होता है कि फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, आपको सिर्फ उसके जो चेंजेस आपने किए हैं उसको स्टोर करना है, ठीक है। एक्सेल में कोई भी चेंज भी आप करते हो तो वो भी आपको सेव करना पड़ता है। तो यहाँ से आप ब्राउज करोगे, जैसे मान लो सबसे पहली बार मैं सेव कर रहा हूँ, तो ब्राउज करके मेरे को फोल्डर का पाथ बताना पड़ेगा कि इस फोल्डर में रखना है, ठीक है। कोई सा भी आप उठा सकते हो, डॉक्यूमेंट रख लो, डेस्कटॉप रख लो, जहाँ भी रखना चाहते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में जैसे मैं रख देता हूँ। और आज की डेट है आपकी 4 फरवरी 2023। सो ये हमने सेव कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये नाम भी अब चेंज हो गया, 4 फरवरी 20। अब जाके ये सिस्टम में सेव हुआ है। पहले बुक वन जो था वो एक डिफॉल्ट नाम था। बाकी प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो आप जो आपकी एक्सेल वर्कबुक है उसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। कभी अगर आपको जरूरत पड़े हार्ड कॉपी लेकर के आने की, तो अभी तो जैसे ये प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिखा रहा है, आप यहाँ से को प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी कोई प्रिंटर है नहीं इसमें मेरा। जब आप प्रिंटर अलाइन करते हो अपने सिस्टम के साथ ना, कॉन्फ़िगर करते हो, तो यहाँ पे प्रिंटर भी दिखाने लगता है। यहाँ से ऐड प्रिंटर करके आप अलग से प्रिंटर भी ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, हार्ड कॉपी ले सकते हो, ठीक है। शेयर में आपके पास डायरेक्टली मेल करने का ऑप्शन आता है कि आप, मतलब अगर ईमेल करोगे, जैसे जनरली आउटलुक होता है हमारे ऑफिस में, तो आउटलुक में वो एज अटैचमेंट दिखाने लगता है। तो एक नया ईमेल खुलेगा, उसमें अटैचमेंट होगा, उसके बाद फिर आप जिसको भेजना चाहते हो भेज सकते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट, अगर मान लो आप एज अ पीडीएफ सेव करना चाहते हो, तो आप इसको एज अ पीडीएफ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लोज करूंगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अकाउंट बेसिकली, हाँ, ये आपको दिखाता है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट चल रहा है, ठीक है। कई बार हम ऑनलाइन भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ऑप्शंस में बहुत सारे इनबिल्ट ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चलो कुछ आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल। अच्छा, पहले इनका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर आपको एक्सेल ऑप्शन से दिखाऊंगा। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आप देखते हो, ठीक है, दिस इज नोन एज शीट। हर शीट के अंदर में आपके पास ये जो वर्टिकल है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ABCD करके जो लिखा हुआ है इसको हम कॉलम कहते हैं। 1 2 3 4 जो लिखे हुए आ रहे हैं इनको हम रोज कहते हैं, ठीक है। हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसको हम बोलते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एक्सेल। हायरार्की वाइज अगर देखें तो सेल है, सेल के ऊपर फिर जैसे एक से ज्यादा सेल अगर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। और रेंज के ऊपर आपका ये शीट आता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करोगे आप एक से ज्यादा शीट्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जो भी शीट्स हैं, जो भी डेटा है आपका, ये सारा जो भी टैब्स वगैरह, इन सबको मिला करके ये जो फाइल दिख रही है हमको, इसको हम कहते हैं वर्कबुक। तो टेक्निकल टर्म फॉर दिस फाइल इज वर्कबुक। हर वर्कबुक के अंदर में शीट्स होती हैं, शीट्स के अंदर में कॉलम्स हैं, रोज हैं। उसके बाद फिर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे आपके पास सेल है। और किसी भी सेल को सेलेक्ट करके आप उस पर डेटा लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये जो ग्रीन बॉक्स है ये बेसिकली कर्सर है एक्सेल का। तो ये कर्सर जिस भी बॉक्स पे होगा उस वक्त वो बॉक्स एक्टिवेटेड है, या फिर जिस शीट पे है वो शीट एक्टिवेटेड है। फॉर एग्जांपल अभी शीट 1 ग्रीन दिख रहा है हमें, विच मीन्स शीट 1 इज एक्टिवेटेड। अगर शीट 2 पे क्लिक करेंगे शीट 2 एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। शीट 3 पे क्लिक करेंगे शीट 3 एक्टिवेटेड होगा, ठीक है। तो
यहाँ पे अभी जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर A1 दिस, अच्छा, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। वो एड्रेस आपको दिखता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज एड्रेस बार। यहाँ पे क्या दिख रहा है, A1, ठीक है। अब एड्रेस डिफाइन कैसे होता है, तो आपका कॉलम का नाम विच इज A, और आपका रो का नाम, क्लियर एंड सिंपल, ठीक है। एड्रेस वैसे ही डिफाइन होता है, कॉलम, कॉलम नेम, रो नेम। कोई भी सेल पे चले जाओ, ये कॉलम O है, रो 9 है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, O9, ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। उसके बाद फिर दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज नोन एज फॉर्मूला बार, ठीक है। इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लिखोगे कल को तो वो फॉर्मूला दिखता है, अदरवाइज नॉर्मल डेटा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इस पे कर्सर रख के मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, प्रशांत लिखा। अभी आपको फॉर्मूला बार में प्रशांत लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। कल को कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, जैसे सम का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला दिखाता है। तो जो भी चेंजेस हैं फॉर्मूला के, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी सेल पे तो है ही है। एंड दिस इज नोन एज शीट टैब। यहाँ पे शीट्स का नाम आता है, इसलिए इसको हम शीट टैब कहते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल, ठीक है। जूम इन जूम आउट करना हो तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा डेटा देखने का आपको लग रहा है, ज़रूरत पड़ रहा है, तो आप जूम आउट कर सकते हो, नहीं तो जूम इन करोगे। 100% इज बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट आप 100% पे रहता है। अगर आपको ज़्यादा करना है, मतलब डेटा देखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा बड़ा करके देखना है, तो आप यहाँ से जूम इन भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी भी शीट में अगर मान लो आप हो, ठीक है, नेविगेट अगर आपको करना है, तो वी जनरली यूज द एरो कीज टू नेविगेट। जैसे अभी A1 पे था, यहाँ से आप अगर एरो कीज है, ठीक है, आप अगर राइट एरो पे क्लिक करोगे तो ये कॉन्स्टेंटली राइट की तरफ मूव करता रहेगा कर्सर को। अगर आप लेफ्ट एरो पे क्लिक करोगे तो कंसिस्टेंटली वो लेफ्ट साइड पे मूव करता रहेगा, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स की फाइल मैं भेज दूंगा आप लोग को, जो भी ग्रुप में एडेड है उनको मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं हो तो एक बार बोल बोल देना, किसी जिससे भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो वो आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। सो एरो कीज, अप से अप, डाउन से डाउन, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हो आप। अगर आपको डेटा कुछ भी लिखना है, डेटा लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेटा मेंटेन करना हो, आप किसी भी तरह से अपना डेटा इसमें लिख करके रख सकते हो। ये तो बेसिक तरीका हो गया, ठीक है, कि आप डेटा अपना खुद से मेंटेन करो। जो भी आपका मान लो डेली एक्सपेंसेस भी आप मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आप इसमें डेली एक्सपेंसेस मेंटेन करके रख सकते हो। ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस मेंटेन करके रख सकते हो। अटेंडेंस मेंटेन करना है, अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो आप, क्योंकि टैबुलर फॉर्मेट है जो जनरली डेटाबेसेस में यूज होता है। बट एट द सेम टाइम डेटाबेस में हम जहाँ कोड लिख करके सब चीजें करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो दैट इज द प्लस पॉइंट विद एक्सेल, कि टैबुलर फॉर्मेट है बट एट द सेम टाइम यू कैन इंटरैक्ट विद द इंटरफेस। अच्छा, अगर मान लो आपको बाहर से कोई डेटा लेके आना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी से टेक्स्ट फाइल है या कोई और CSV फाइल है और उसको मैं इसमें लेके आना चाहता हूँ, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। डेटा मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, यू गो टू द डेटा टैब। यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, फाइल टैब आप अभी दिखाया था, धीरे धीरे देखेंगे हम। फाइल, सॉरी, डेटा टैब में आपके पास गेट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप एक्सटर्नल डेटा ले सकते हो। तो जैसे मान लो किसी डेटा सर्वर से कनेक्ट करना है, तो यू कैन इजीली कनेक्ट फ्रॉम, आप फ्रॉम अदर सोर्सेज पे जाओगे, यहाँ पे आप जैसे SQL सर्वर है, ठीक है, एज्योर मार्केट प्लेस है, तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। या फिर जैसा मैंने बोला कि किसी टेक्स्ट फाइल से उठाना है डेटा, तो फ्रॉम टेक्स्ट में जाकर के आप टेक्स्ट फाइल से भी उठा सकते हो। जैसा देख सकते हो आप यहाँ पे सेल्स का मेरे पास एक CSV फाइल पड़ा है, इम्पोर्ट पे क्लिक किया, और CSV फाइल्स में डिलिमिटर होता है, ठीक है। डिलिमिटर क्या होता है, डिलिमिटर जैसे एक्सेल में आपको ये कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, काफी सारे कॉलम्स। अच्छा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो बता देना आप मेरे को, ठीक है, पूछ सकते हो क्वेश्चन बीच में। तो जैसे आपके पास यहाँ पे भी कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, A B C D, ये हमें दिखता है, ठीक है। बैकएंड में जो डेटा स्टोर हो रहा है, वहां पे इस तरह से कॉलम्स नहीं बने हुए हैं।
वहां पे डिलिमिटर्स होते हैं हर एक कॉलम को सेग्रीगेट करने के लिए। तो एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, एक्सेल में स्पेस होता है डिलिमिटर, मतलब कॉलम ए और कॉलम बी, जैसे यहाँ पे अगर कुछ डेटा लिखा होता, ठीक है, जैसे प्रशांत है, यहाँ पे कुछ और डेटा लिखा होता, मान लो करण लिखा होता, तो प्रशांत और करण के बीच में एक स्पेस होता। हमें एक लाइन दिख रही है, एक्सेल को लाइन नहीं दिखता है, ठीक है, वो बैकएंड में प्रशांत और करण के बीच में एक स्पेस रखेगा। उसी तरीके से जो सीएसवी फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, उसमें डेटा जो होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, टेरिटरी और कस्टमर के बीच में कॉमा लगा हुआ है। इनफैक्ट टेरिटरी एक पर्टिकुलर कॉलम था, कस्टमर ये पर्टिकुलर कॉलम था, और उनके बीच में ये कॉमास लगे हुए हैं। ठीक है, तो डीलिमिटर का कॉन्सेप्ट होता है, डीलिमिटर का मतलब बस इतना है कि आपके कॉलम्स किस स्पेशल कैरेक्टर से सेपरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीलिमिटेड फॉर्मेट यूज करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे आप कॉमा सेलेक्ट करते हो। ठीक है, जब आपको एक्सटर्नल सीएसवी फाइल से डेटा लेके आना है, जरूरी नहीं है कि हर एक फाइल में सीएस मतलब कॉमा ही सेपरेटर होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टैब होता है, सॉरी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट फाइल्स में टैब होता है डिलीमीटर, वहां पे जब आप किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा पुल कर रहे हो तो आपको टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा, और वो फिर आपके कॉलम्स अलग अलग कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉमा सेलेक्ट किया, उसने कॉलम्स अलग अलग कर दिए, टेरिटरी, कस्टमर, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिनिश। और ये मेरे से पूछेगा कि आप कहाँ रखना चाहते हो। ठीक है, एग्जिस्टिंग शीट में रखना चाहते हो या कोई नई शीट में लेके जाना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि न्यू वर्कशीट में चलते हैं। ओके, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ गया। ठीक है, अब तो चीजें काफी एडवांस लेवल पे हैं। तो आपको कभी हो सकता है कि सैप से डेटा निकालना है, कभी हो सकता है कि आपको सीक्वल सर्वर से डेटा निकालना है, कभी हो सकता है कि माई सीक्वल सर्वर से डेटा निकालना है। ठीक है, या ऑनलाइन भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जहाँ से आप कनेक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। आप एक्सटर्नल डेटा से कनेक्ट करके फिर वो डेटा जो भी है, अगर मान लो उस पर पिवट टेबल आगे बनाना है, इस पे अब मैं आगे कुछ भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, डेटा एक बार आ गया मेरे पास, अब इसमें चाहे पिवट टेबल बना लो, चाहे कोई साइड में कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, दैट इज टोटली अपॉन योर हैंड। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि डेटा हमने अभी रख लिया। ठीक है, और नेविगेशन के लिए हम एरो की यूज करते हैं। ठीक है, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, अप से अप, डाउन से डाउन। अगर आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट और एरो की। देखो, जब सिलेक्शन होता है तो इस तरीके से वो हाईलाइट करता चला जाएगा। अभी जब नॉर्मल हम मूवमेंट कर रहे थे तो एरो मूव हो रहा था बस, है ना। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होती है तो हम शिफ्ट और एरो की यूज करते हैं। तो ये सिलेक्शन करता है। शिफ्ट और डाउन एरो यूज किया था मैंने, तो नीचे की तरफ सिलेक्शन होता। शिफ्ट और राइट एरो यूज कर रहा हूँ तो राइट की साइड सिलेक्शन हो रहा है, और शिफ्ट और लेफ्ट एरो करूंगा तो लेफ्ट की साइड सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर मुझे नेविगेट करना है अक्रॉस द शीट्स, ठीक है, अभी क्या है, नेविगेशन हम लोग एक ही शीट पे कर रहे हैं, एरो को मूव करा रहे हैं, लेफ्ट से लेफ्ट, अप से अप, राइट से राइट, डाउन से डाउन। अगर अक्रॉस द शीट जंप करना है, अभी शीट 1 पे है, मान लो शीट 2 पे जाना है, तो हम कंट्रोल पेज अप पेज डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबाया, पेज अप से वो लेफ्ट जा रहा है, देखो शीट 1 पे है, फिर शीट 4 पे आ गया। ठीक है, और पेज डाउन से वो राइट की तरफ मूव करता है, कंट्रोल प्लस। तो यहाँ पे जैसे ये कर्सर है, अभी मैं शिफ्ट पे प्रेस करूंगा, शिफ्ट और एरो की से ये सिलेक्शन करता है। ठीक है, नॉर्मल एरो की से मूवमेंट करेगा। और अगर आपने कंट्रोल और एरो कीज यूज किया, ठीक है, कंट्रोल और एरो की से क्या होता है, देखो कंट्रोल प्रेस करके रखो और लेफ्ट एरो किया, तो क्या हुआ, जैसे अभी J1 पे था, लेफ्ट और सॉरी कंट्रोल और लेफ्ट एरो किया, A1 पे आ गया सीधा। सो वी कॉल इट जंपिंग टू द एक्सट्रीम पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी B1 पे, कंट्रोल और राइट एरो करूंगा तो A1 पे आ गया। ठीक है, जो सबसे लास्ट में डेटा था। सो बेसिकली अगर आपको कर्सर के हेल्प से डेटा जंप करना है तो आप कंट्रोल और एरो कीज यूज करते हो। अगर डेटा पे है तो डेटा के एंड पॉइंट पे आ जाएगा। अगर स्पेस पे है, जैसे अभी इसके बाद स्पेसेस है, कंट्रोल और राइट एरो किया, जहां तक स्पेसेस था वो उसके एंड पॉइंट तक जंप कर गया, एक्सेप्ट डी, जो भी था। अच्छा,
एक पर्टिकुलर शीट में अगर मैं बात करूं, एक गिवन शीट में कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, ठीक है, तो 2 to the power 14 ये होता है आपका कॉलम्स। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 16,000, एंड 2 to the power 20 रोज होते हैं, ठीक है, एक शीट में। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 10.5 लाख। और ऐसे आप बहुत, सॉरी, वन शीट, ऐसे आप काफी सारी शीट्स रख सकते हो, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप बहुत सारा डेटा रख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ही शीट पे आपने 10 10 लाख 10 लाख रोज रख दिए, 10 लाख रोज और 100 कॉलम्स, अगर इतना डेटा भी आप रख रहे हो, दैट इज टू मच डेटा फॉर एक्सेल। फिर एक्सेल में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कई बार आप देखोगे कि एक्सेल क्रैश भी कर जाता है। सो एक्सेल के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत हैवी डेटा नहीं हैंडल कर सकता, ठीक है, वहां पे फिर आपको फिर डेटाबेसेस की जरूरत पड़ती है, जो आप सीक्वल सर्वर का भी सुना होगा आपने, सैप सुना होगा। तो वो इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे ऐसा कोई डेटा फॉर्मेटिंग वाला इशू नहीं है, स्पेस कम खाता है डेटाबेस अगर की बात करूं मैं, तो वहां पे प्रोसेसिंग जल्दी होता है। बट एक्सेल के मुकाबले वहां पे फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते आप, नॉर्मल डेटा जैसे टेबुलर स्ट्रक्चर में दिखता है वही है वहां पे। रिप्रेजेंटेशन वाइज एक्सेल इज मच बेटर, बट अगेन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी इज नॉट वेरी हाई, ठीक है। बट अदरवाइज अगर आपके पास 1,000 2,000 रोज हैं, ठीक है, 10 15 कॉलम्स हैं, तो उसके लिए एक्सेल इज वेरी मच सफिशिएंट, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको कभी, ठीक है। यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी, काफ़ी सारे इसमें आप इंटरैक्ट कर सकते हो इंटरफेस के साथ। दैट दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग एक्सेल की यूजर जो है वो डेटा के साथ इंटरैक्ट कर पाए, ना कि आप प्लेन सिंपल कोड लिख रहे हो जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो वो तो पहले भी होता ही था। सीक्वल सर्वर्स आर सीक्वल सर्वर्स बहुत पहले से हैं, डेटाबेसेस बहुत पहले से चल रहे थे, ठीक है, तो पहले ऐसे ही होता था डेटा पे काम। बट इंटरफेसेस आए उसके बाद फिर पीपल स्टार्टेड इंटरैक्टिंग। नो, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोड नहीं चलता, इसके पीछे भी कोड चलता है। एग्जैक्टली वही फीचर जो है हम यूटिलाइज करते हैं मैक्रोज बनाने के लिए, ठीक है, कि राइट अ कोड और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे एक्शन होता है। तो अभी क्या है कि ये इस तरीके से इन्होंने बना के रखा है कि आप जो भी एक्टिविटीज करते हो उसके पीछे अपना एक कोड ऑलरेडी चल रहा होता है, ठीक है, किसी ने ऑलरेडी लिख रखा है। अगर मैं जैसे यहाँ पे अभी सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो इसके पीछे ऑलरेडी एक कोड चल रहा है जो सिलेक्शन का कोड होता है, ठीक है, तो वो प्री डिफाइंड कोड्स इन्होंने लिख रखे हैं उसमें एक्टिविटीज करने के लिए। बट उसमें भी अगर कुछ एडिशन करना है तब फिर हम वीबीए में जाते हैं और वहां पे फिर मैक्रोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैक्रोज आर जस्ट अ पार्ट विद इन द एक्सेल फ्रेमवर्क। कई बार आपसे मे भी हो सकता है, कभी कई कई बार आप ये क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ मैक्रो, ठीक है, हाउ इज वीबीए डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो। तो वीबीए इज द एप्लीकेशन जिसमें मैक्रोज डेवलप करते हैं, एंड मैक्रोज आर यूज्ड टू ऑटोमेट योर एक्सेल रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ दिक्कत? ठीक है, ओके, परफेक्ट। डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो हम बात कर रहे थे एक्सेल शॉर्टकट्स की। जैसा मैंने बोला कि आपको अगर सिलेक्शंस करना है तो आप शिफ्ट और एरो की यूज कर सकते हो। आपको अगर मूवमेंट करना है आप नॉर्मल एरो की यूज करते हो। कंट्रोल और एरो कीज के हेल्प से आप एक्सट्रीम पोजीशन मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अक्रॉस द शीट्स अगर आपको मूव करना है तो आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे कंट्रोल होम अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो कि आप नेविगेट करते करते कहीं बहुत नीचे चले गए और आपको वन से, अब बीच में हो सकता है कि कुछ गैप्स भी पड़े हो, बट आपको वन गो में टॉप पे जाना है,
ठीक है। अच्छा, अभी क्या किया मैंने मैंने अभी यहाँ पे एक रो इंसर्ट किया था। रो इंसर्ट कैसे होता है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे बीच में एक रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो किसी भी रो हेडर पे अगर आप क्लिक करते हो तो पूरा रो सेलेक्ट होता है। किसी भी कॉलम हेडर पे अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है, ठीक है। फिर रो हेडर पे क्लिक किया मैंने और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर आप करोगे तो वो बीच में जहां पर भी आपका सिलेक्शन था वहां पे एक नया रो इंसर्ट कर देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है, आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लो और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। कॉलम ऐड होता है लेफ्ट हैंड साइड पर, रो ऐड होता है जो भी आपने सिलेक्शन किया हुआ है उसके ऊपर। तो खैर मैं बात कर रहा था कि जैसे अभी यहाँ पे हैं हम, ठीक है, नीचे नेविगेट करते करते आई एम एट A118। मैं कंट्रोल अप करता हूँ तो मैं पहुंच रहा हूँ A79 पे। वो नहीं चाहिए मेरे को, मैं चाहता हूँ कि वन गो पे मेरे को सबसे टॉप पे जाना है। तो हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल होम। जब भी आप कंट्रोल होम करोगे वो सीधा आपको A1 पे लेके आएगा, कहीं पे भी हो आप, डजेंट मैटर आप कौन से सेल पे नेविगेट कर रहे हो, किस जगह पे हो आप, दैट इज टोटली इररिलेवेंट। कंट्रोल होम करते ही आप सीधा टॉप पे आ जाओगे। अगर आपको किसी डिफॉल्ट सेल पे जाना है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को AX118 पे जाना है, ठीक है। अभी AX118 या तो फिर आप पहले उस कॉलम पे जाओ, AX कहाँ पे है, ठीक है, या फिर उसके बाद फिर आप नीचे नेविगेट करोगे तो दैट कैन बी अ टीडियस कम्बरसम प्रोसेस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, कंट्रोल जी। अगर आप कंट्रोल जी करोगे वो आपको एक डायलॉग बॉक्स खोल के देगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेरे को AX118 पे जाना है, ठीक है, ये लिख दिया, ओके। अब ये डायरेक्टली आपको AX118 पे लेके जाएगा, ठीक है। किसी भी डिफॉल्ट सेल पे जाना हो कंट्रोल जी करो, सेल का एड्रेस डालो, पहुंचा देगा आपको। कंट्रोल होम बैक टू A1, ठीक है। सो डेटा नेविगेशन, डेटा सिलेक्शन। अच्छा, शिफ्ट और एरो की से एक एक सेल करके सिलेक्शन होता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज अगर यूज कर रहे हो तो एक्सट्रीम पोजीशन तक सिलेक्शन करके देता है, ठीक है। अभी एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे अभी डेटा पे था, कंट्रोल शिफ्ट जहां तक डेटा मिल रहा है सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन जहां तक डेटा मिल रहा है सेलेक्ट कर लिया। और जो भी चेंजेस आप कर रहे हो, ठीक है, अभी तो जैसे हमने जब सबसे पहली बार फाइल सेव करी थी और अभी काफी सारी चीजें ऐड कर दी हैं, ये सेव नहीं हुआ है, आपको सेव करते रहना होता है। फाइल पे जाकर के या तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल S, कंट्रोल S से भी ये सेव होता रहता है और ये करते रहना पड़ेगा। आजकल जो नए वाले एक्सेल आ रहे हैं, ठीक है, 2019 देखोगे, अगर 2020 देखोगे, उसमें ऑटो सेव का भी फीचर दे रखा है इन्होंने, जो टाइम टू टाइम कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसको सेव करता जाता है, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑटो सेव का फीचर नहीं है, यहाँ पे ऊपर में ऑटो सेव का फीचर आता है, बहुत सारे जो नए वाले वर्जन्स हैं 2019 2020 उसमें ऑटो सेव का ऑप्शन है। बट अगर नहीं है तो कीप ऑन सेविंग योर फाइल, ठीक है। हालांकि इट्स नॉट इजी कि आप काम कर रहे हो और सेव करते रहो, ठीक है, बट कीप दैट इन प्रैक्टिस। नहीं तो क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी फाइल गलती से भी क्रैश हो गई, ठीक है, तो किसी किसी वर्जन में वो उसका भी ऑप्शन आ जाता है कि आप रिकवर कर लो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप 2010 में काम कर रहे हो, 2007 में काम कर रहे हो, 2013 में काम कर रहे हो, ठीक है, 2013 में तो आता है वैसे ऑटो रिकवर का ऑप्शन, बट उसके पहले वाले वर्जन में नहीं है। तो अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं और फाइल क्रैश कर गई तो आपको वो फिर डेटा नहीं मिलेगा, वो चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो भी चीजें चेंज कर रहे हो यू कीप ऑन सेविंग इट, ठीक है। कंट्रोल S सेव होता रहेगा। नाउ एक्सेल के साथ जैसा मैंने बोला कि द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन इंटरेक्ट विद डेटा, है ना। और अगर डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वी ऑल्सो टेंड टू फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यही डेटा है मेरे पास अभी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में एक चीज देखना, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ ए, दिस इज नोन एज टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, इसके साथ आप नंबर भी डालोगे, वो भी टेक्स्ट ही कंसिडर होगा। टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन का मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है, जो सेल दिख रहा है, उसमें लेफ्ट हैंड बॉर्डर, वी कॉल इट बॉर्डर, ये जो लाइंस बने हुए हैं इनको हम बॉर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड बॉर्डर। लेफ्ट हैंड बॉर्डर से हटा हुआ रहेगा, और अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो वो राइट हैंड बॉर्डर पे आता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है एक्सेल का। बट अगर आप चाहते हो कि सब सेंटर अलाइंड हो, ठीक है, तो डेटा सेलेक्ट करो पहले, एंड यहाँ होम में काफी सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास सेंटर अलाइन का ऑप्शन है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन है, राइट अलाइन का ऑप्शन है। ऑल्सो आप, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर। हम वर्टिकल अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि वर्टिकल अलाइनमेंट अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट अगर इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा, आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी कॉलम का साइज इंक्रीज करना है तो आप इजीली उसके बॉर्डर पे जा करके जस्ट क्लिक, वहां पे बॉर्डर पे आपको क्लिक करके ड्रैग करना होता है। सेम गोज विद द रो, अगर आप रो का साइज बढ़ाना चाहते हो, रो के बॉर्डर पे जा करके आप उसको ड्रैग कर सकते हो। तो अभी क्या है, दिस इज राइट अलाइंड एंड फ्लोर पे है। ठीक है, वी कॉल इट फ्लोर, सेंटर, फिर ये सीलिंग। तो सेंटर पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर वो सीलिंग पे चला जाएगा। ठीक है, वट एवर अलाइनमेंट यू वांट यू कैन प्रोवाइड। एकदम सेंटर पे रखना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर पे रखो और वर्टिकली भी सेंटर पे रखो, वो उस सेल के सेंटर पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो अभी तो जैसे हम लोग मैनुअली सेट कर रहे थे, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका हाइट कितना होना चाहिए, आप ऑटो फिट भी कर सकते हो। ऑटो फिट में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है, अभी देखो मैंने लिखा B7 पे है, बट ये ओवरलैप कर रहा है C7 पे और D7 पे। सेम गोज विद दिस, B9 पे है लेकिन ये ओवरलैप कर रहा है C9 पे। B10, सॉरी, ये B8 पे लिखा था, वो C8 पे ओवरलैप कर रहा है लेकिन देखो लिखा हुआ है B8 पे ही, बट देखने में वो C8 पे ओवरलैप कर रहा है, रीजन बीइंग कि उसका साइज बड़ा था उस पर्टिकुलर सेल से। सेम गोज विद B9, B9 पे लिखा है बट ये C9 पे भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने सेल सेलेक्ट किए, शिफ्ट और डाउन एरो। ठीक है, अब ऑटो फिट के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है Alt H O I। ये देखो इसने ऑटो फिट कर दिया। ठीक है, अभी तक जो भी शॉर्टकट्स पे मैं बात कर रहा था ना, मतलब देखो लिखने का तरीका ये रहता है मेरा, जो तुमको शीट पे मिलेगा वो भी इसी तरीके से लिखा होगा, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर कोई भी शॉर्टकट प्लस से लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब मेरा नोटेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोटेशन, बट जस्ट टू कीप अ बाइफरकेशन दोनों तरीकों में, मैं इस तरीके से लिखता हूँ। कंट्रोल एस जनरली हम लोग यूज करते हैं सेव करने के लिए। ठीक है, वो प्लस से लिखा हुआ मिलेगा, प्लस से इसलिए लिखा हुआ मिलता है, लिखता हूं मैं, बिकॉज वो दोनों मेरे को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, आपको कंट्रोल भी दबा के रखना है और एट द सेम टाइम आप एस भी प्रेस करते हो। ठीक है, तो जो भी साइमल्टेनियसली आपको शॉर्टकट यूज करने हैं, ठीक है, वो प्लस से लिखे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन अभी जो हमने किया था ऑटो फिट के लिए, दैट इज Alt H O I, वो सक्सेशन में यूज करना होता है। सक्सेशन का मतलब है कि आपने डेटा सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑल्ट दबाओ, छोड़ दो। ठीक है, ऊपर देखोगे तुम काफी सारे ये ब्लैक कलर से हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है, H O I, आप